श्री ओम नमः सिद्धिभ्य एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्ञावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 17 पृष्ठ 29। भंग विहूणो यभवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विज्जदितस्यैव पुणो हृदि संभवनाश समभावो। पिछली गाथा में स्वयंभू जो शब्द था उसकी विवेचना में आपको बताया था। स्वयंभू, स्वयंभू माने अपने आप ही अपनी सत्ता प्रमाणित करना। वस्तु अपने आप अपनी सत्ता प्रमाणित करती है। ज्ञान की सर्वज्ञता भी वैसा ही एक पार्ट है। वो उसकी अपनी सत्ता है, उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना वैशिष्ट है, उसकी अपनी मौलिकता है, वो प्रमाणित करती है। और ज्ञेयों में जो जगत के पदार्थ हैं उनमें जो प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, योग्यता है, वह अपनी प्रमाणिकता करती है। और इसीलिए जिनको ज्ञेय कहा गया था, ठीक है ना, ऋय भूदाणम कहा था ना, तो ज्ञेय भूत जितने पदार्थ हैं उनका जब यदि वो ज्ञेय भूत है तो कोई ना कोई जानने वाला भी, उसमें किसी को एक दूसरे में हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव जानना है और उनका स्वभाव जानने में आना है। ये ज्ञान है और वो ज्ञेय है, तो इसमें किसी का कर्तापना कहां से हो, ठीक है ना। तो वो स्वयंभू जो वस्तु स्वरूप है, भू सत्ता या मैंने बताया था ना, जिनकी अपनी मौलिक सत्ता है, स्वयं सत्ता है, पराधीन सत्ता नहीं। उस अपराधीन स्वयंभू सत्ता की विस्तृति, उसका विस्तार इस गाथा में किया कि वह सत्ता स्वयंभू कैसे, समझ में है ना। चाहे लोक की हो चाहे ज्ञान की हो। ज्ञान लोक को जानने जाता नहीं, फिर भी लोकालोक जानने में आता है। ज्ञान उसे जानता है, फिर भी उसको जुड़ता नहीं उससे। जैसे हम लोग प्रभावित होते हैं, वो प्रभावित नहीं होता। ऐसी सब स्थिति क्यों होती है, कैसे होती है, उसका उत्तर इस गाथा में, ठीक है। मैं हर बार आपको उत्थानिका बता देता हूं, फिर मेरे से उत्थानिका पूछी जाती है। मोह पे यहां जो बनता है, इससे बढ़िया चर्चा में बाद में नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो यही उसकी उत्थानिका लो। गाथा को लेते हैं। भंग विहूणो या भवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विज्जदितस्यैव पुणो हृदि संभवनाश समभावो। कहते हैं भंग विहीणो भवो, ऊपर लिखा है ना, भंग विहूणो भवो, दिख रहा है क्लियर। दिख रहा है ना आप लोगों को बोर्ड, ठीक। तो भंग विहूणो भवो,
पहला एक वाक्य यहां हो गया, ठीक है, कि भंग माने विनाश, से विहूण माने रहित, भव माने उत्पात। जो उत्पात है वो मात्र उत्पाद ही है, उसका विनाश से कोई लेना देना नहीं। पॉइंट समझ रहे? या और संभव परिवज्जितो विनाशो, संभव माने उत्पाद, से परिवज्जितो रहित, विनाशो विनाश माने जो उत्पाद है वो मात्र उत्पाद है, उसको व्यय से कोई अपेक्षा नहीं है। जो व्यय है वो मात्र व्यय है, अपनी मौलिक सत्ता है, उसे उत्पाद से कोई अपेक्षा नहीं है। ये बात क्यों कहना पड़ी? इसके 3 एस्पेक्ट। ये आपको पहले सोच समझ के बैठना पड़ेगा इस चर्चा में कि आप केवल ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं और केवल ज्ञान कैसे फंक्शन करता है वो स्वरूप समझ रहे हैं, और हम उसकी तुलना में अत्यंत अल्पज्ञ क्षोभसम की दृष्टि से। तो आपको एकाग्रता अधिक बनाना पड़ेगी। यदि जरा भी चूके फिर विषय छूट जाएगा। मुझे क्या पता किसको समझ में आया और किसको नहीं आया, मैं अपनी ओर से स्पष्ट करूंगा। इसलिए ये जो विषय है ये आपकी बहुत अधिक सावधानी के लिए है। तो प्रश्न क्या किया मैंने कि भंग विहीन भव माने उत्पाद, जिसको व्यय की अपेक्षा नहीं है, व्यय से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उत्पाद, और जिसे उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है ऐसा व्यय। माने उत्पाद की अपनी स्वतंत्र सत्ता, व्यय की अपनी स्वतंत्र सत्ता। तो मैंने प्रश्न क्या किया, ऐसी बात आचार्य देव को कहना क्यों पड़ी? ये लगभग 2000 साल का गैप बता रहा हूं आपको। आचार्य ने कही 2000 साल पहले, और ये समस्या आज तक बनी हुई है। बड़े से बड़े विद्वान से पूछो कि उत्पाद व्यय कैसे वस्तु में सिद्ध करेंगे, कौन कब तक होता है, तो कहते हैं पिछली पर्याय का नाश वही अगली पर्याय का उत्पाद है, ठीक है ना, और अगली जो पर्याय जो उत्पन्न होगी तो वही इसका विनाश है। मैं 3 बार बोलूंगा तब तो समझ में आ ही जाएगा क्या कह रहा हूं। ये है एक पर्याय उत्पाद, ये है व्यय, ठीक है ना, ये है दूसरा उत्पाद, बल्कि ऐसे ले लें, ये उत्पाद, ये व्यय, और ये है अगला उत्पाद। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये उसकी उत्पाद संज्ञा क्यों है, ये उत्पन्न हुआ कैसे जाना? और थोड़ा स्थूल दृष्टांत देते हैं, अभी यहां एकाग्रता नहीं हो पा रही, सबके चेहरे से लग रहा है। पिछले भाव में आप क्या थे? जब तक वहां का मरण नहीं हुआ, देह वियोग नहीं हुआ, तब तक इस भाव का जन्म क्षण माना जा सकता है। भले देह का जन्म क्षण को भूल जाओ, गर्भ में ही सही, लेकिन शुरुआत मानी जा सकती है क्या? नहीं मानी जा सकती। भाई 2 चीजें एक साथ तो नहीं कह सकते। तो आत्मा तो अजर अमर है, तो फिर ये जो आपने जन्म और मरण कहे, ये कैसे कहे? कि इस भाव में आप आए माने पिछला भाव का अभाव, व्यय हो, ठीक है ना, वो अब छूट गया, वो अब आप पर लागू नहीं पड़ता। नहीं आया समझ? कोई पिछले भाव में स्त्री पर्याय में था, अब वो दीक्षा लेके मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता? पुरुष पर्याय में जा सकता। क्यों? कि पिछली पर्याय का व्यय हो चुका, उससे तुम्हारा कोई लेना देना। यही कहते हो ना कि अब तो अभी की पर्याय देखो, उसकी बात करो, उधर की बातें क्यों लागू कर रहे? यही बात समझ रहे ना? तो आपने इसका उत्पाद किसके आधार पर तय किया कि पिछले का व्यय हो गया, इस आधार पर इसके उत्पाद का स्वरूप तय किया।
ठीक है ना। यदि वो अभी तक बना होता तो इसका उत्पाद नहीं बना। मैं और सरल थोड़ा देखो, जब तक विषय आपको क्लिक करना शुरू नहीं करेगा तब तक आप नहीं पकड़ पाओ। महाभारत में एक घटनाक्रम आता है। क्या आता है? शिखंडी नाम का एक पात्र था। क्या नाम था? शिखंडी। शिखंडी वो एक राजकुमार था, कोई एरा गहरा नहीं था, पुरुष था, लेकिन वह अपने अभी थोड़ा युवा था। भीष्म पितामह बहुत वृद्ध थे, तो उसके उन अपने पिछले भाव में वह नपुंसक था, पिछली पर्याय में, ठीक है ना। अब वो भीष्म पितामह कहते कि मेरे लिए तो ये अभी भी नपुंसक ही है, मैंने तो उसकी नपुंसक पर्याय भी देखी हुई, मैं तो इतना पुराना हूं, समझ गया ना। और मैं नपुंसकों पे शस्त्र नहीं उठाता, मैं युद्ध करूंगा तो पुरुषों से करूंगा, समझ गए। तो जो अर्जुन ने भीष्म पर इतने मार पाए थे, वो भीष्म कुछ नहीं कर पाए, तो क्या उन्हें आता नहीं था? धनुर्विद्या में अर्जुन से बहुत तेज थे वो। ये उनकी कथा बता रहा हूं, कोई हमें अपनी बातों से लेना। हमें कितना बताना कि भीष्म की आयु बड़ी थी, उन्होंने उसका पिछला भाव भी देखा हुआ था और वर्तमान भी, लेकिन पिछले की छाया से वो अभी वर्तमान को तोल रहे थे। तो उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि ये सामने होगा तो मैं शस्त्र त्याग दूंगा, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने उसको आगे कर दिया, भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए। अब इन्होंने चैलेंज दिया, शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। वो कहते ये सामने तो ये है, इससे तो मैं लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं शूरवीर हूं, पुरुष हूं, मैं नपुंसकों से नहीं लड़ता। ऐसी कथा है, मैं ज्यादा इसका विशेषज्ञ नहीं बनना चाहता, ये दृष्टांत है मेरा, मैं अपने इसकी मुद्दे की बात बताना चाहता। जब तक यदि शिखंडी का जो पिछला नपुंसक का भाव है वो आप दृष्टिगत रखेंगे, तो वर्तमान भाव इसका उत्पाद हुआ क्या? नहीं माना और मर गए भीष्म पितामह। समझ रहे ना आप डिफरेंस? तो जो अभी का भाव हो गया माने पिछला अभाव हो, ठीक है ना। अब जब पिछले का अभाव हो गया, व्यय हो गया, तो उसको इस वर्तमान से आप जोड़ कैसे सकते हैं? ये तो हुई, ये असली चर्चा नहीं है यहां की, ये तो आपको दो में अंतर बताना, कैसे पकड़ना, इसके लिए आपको बेस बना रहा हूं, ठीक है। कि मतलब व्यय भिन्न है, उत्पाद भिन्न है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट मत करो। हमारे यहां प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। प्राग भाव माने वर्तमान पर्याय का पूर्ववर्ती पर्याय में अभाव है, समझ गए। वर्तमान वो प्राग भाव हुआ, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, वो प्रध्वंसा भाव हुआ, ठीक है ना। तो जब एक पर्याय का, एक उत्पाद का पिछले व्यय से लेना देना नहीं और अगले व्यय से लेना देना नहीं, यही बात कही थी ना मैंने तीन में, कि ये उत्पाद है, ये व्यय है और ये व्यय है। इस व्यय के कारण ये उत्पाद नहीं है। इस उत्पाद की सीमा कैसे शुरू हुई, इसकी आइडेंटिफिकेशन बताइए आप। तो अच्छे से अच्छे विद्वान से पूछ लो, वो क्या कहते हैं? इसका व्यय हुआ, वही इसका उत्पाद। खाली तो रहते नहीं, पर्याय बिना का द्रव्य कोई ऐसा खाली तो रहता नहीं, प्रति समय चलेगा, काले द्रव्य का हेतुपना भी चलेगा। तो इसलिए इसका व्यय माने इसका उत्पाद, और ये उत्पाद यहीं तक रहा, आगे क्यों नहीं था? क्योंकि अब आगे क्षण में इसलिए व्यय हो गया क्योंकि अगले का उत्पाद हो। तो हमने
जो उत्पात और व्यय की व्यवस्था मानी वो इतरेतराश्रय मानी। समझ गए ना? आप भीष्म पितामह को समझाते हो, क्या समझाते कि अरे अभी तो पुरुष है, पिछले जन्म में तुमने देखा था ऐसे नपुंसक, तो क्या हो गया, वो तो गया जन्म। समझ गए ना? यही तो समझाओगे ना। तो आचार्य कहते पहले खुद समझो, उनको बाद में समझाना। एक पर्याय उसका जो उत्पात क्षण है, पहले तो सोचो, एक पर्याय कितने समय की? एक समय की। उसका उत्पाद भी उसी समय में, उसका व्यय भी उसी समय में, कि दो समय में? नहीं, एक समय। एक समय में है ना। तो अब बताओ, जब समय ही एक है और एक समय के दो टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? नहीं। तो उसमें तुम ये उत्पात है और ये व्यय है, कैसे परिभाषित करोगे? जब पर्याय एक, उसी एक पर्याय के दोनों पक्ष, उत्पात और व्यय। समझ रहे ना भाई साहब? एक ही पर्याय के दो पक्ष, पहले उसका समय समझ लो कि एक समय, एक समय माने उसमें दो हिस्से करके नहीं बता सकते। या तो एक समय में उत्पाद मानो, एक समय में व्यय मानो, माने एक पर्याय दो समय की मानो, तब तो उसे बता दो कि हाँ ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी आज बहुत दूर लग रही बात, थोड़ी समझने की कोशिश। ये विषय टिपिकल जरूर है, लेकिन ये विषय यदि स्पष्ट हुआ तो आपको बहुत सारे भ्रम निकले, केवल ज्ञान के बारे में भी और वस्तु व्यवस्था के बारे में। क्यों? इतना बारीक ज्ञान केवली ही कर सकते हैं, छद्मस्त के ज्ञान में इतना अंतर जानने की ताकत नहीं। यहां वस्तु स्वरूप नहीं बता रहे, पर्याय कैसे होती है और पर्याय द्रव्य का रिश्ता क्या है ये नहीं बता रहे। ध्यान रखिए, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नहीं है। इसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है उससे आपको विशेषता, महिमा, क्वालिटी ज्ञान की जानना है, ज्ञेय की नहीं जानना है। ज्ञेय का कैसा है वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में बताया जाए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को इसके व्याख्यान करने की। इस गाथा का व्याख्यान सबने ज्ञेय के आधार पर किया, ज्ञान के आधार पर नहीं किया। आचार्य जो कह रहे हैं वो ज्ञान की विशेषता बताने के लिए क्या कह रहे हैं, ज्ञेय में कैसा है ये बताने के लिए नहीं कह रहे। अब बारीकी से फिर से आ जाइए। पर्याय का समय कितना? एक समय। एक समय के दो हिस्से कर सकते? नहीं। केवली भी नहीं जान सकते एक समय के दो हिस्से। भाई है ही एक समय। समय किसको कहते? जैसे परमाणु अविभाजित होता है ऐसा समय भी अविभाजित। समय से छोटी काल की कोई इकाई नहीं, बाकी सब बड़े हैं। उन बड़े का तो विखंडन कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो। जैसे आप 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये तो बता सकते हो। लेकिन 1 सेकंड में कितने? अब वो घड़ियां तो बन गई हैं, उसके अभी 100वें 1000वें हिस्से तक कर लेती हैं, लेकिन उनके अभी तक नाम हमें नहीं पढ़ाए गए कि उनको मेगा सेकंड कहेंगे, क्या कहेंगे। आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता, अनपढ़ हूं थोड़ा इस मामले में, पर उसका हमें कोई खेद नहीं। वो जान के हमें तो मुख्य उद्देश्य क्या कि हमारा समय क्या है। केवली ने जिसे समय संज्ञा दी वो क्या है कि जिसका और छोटा हिस्सा हो ही नहीं सकता। खत्म बात। हमारे लिए तो इतना ही जान। आप जब तक आपको भेद करना है, जब तक आपको भेद पकड़ में आता है, तब तक समझ लो आप एक समय पे नहीं पहुंचे। और जब बड़े से बड़ा ज्ञान और बड़े से बड़ी टेक्निक उसके दूसरा खंड नहीं कर सके, उसमें 2 हिस्से करके नहीं बता सके, तब समझना वो एक समय। ठीक है ना? और पर्याय कितनी होती है कि एक समय की। और एक पर्याय में 2 चीजें होती कि नहीं होती हैं, उत्पाद भी और व्यय भी।
भाई इस पर्याय का उत्पाद इसी में होगा कि अगले में होगा, और इसका व्यय इसी में होगा कि अगले में होगा। अब जब आप एक समय को दो रूप में नहीं जान सकते, एक समय में हुआ तो उत्पाद कौन सा है, कितनी देर तक तो उत्पाद रहा और कितनी देर तक व्यय रहा। वस्तु के दोनों अंग हैं, उत्पाद भी और व्यय भी। तो कितनी देर तक उत्पाद रहा और कितनी देर तक व्यय रहा, हमें ये बता दो भाई साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा प्रश्न किया गया तो केवली परमात्मा ने उत्तर दिया कि जो भवो जो उत्पाद है उसको भंग विहूणो, उसे व्यय की अपेक्षा नहीं, वो व्यय से भिन्न है, अत्यंत मौलिक है, स्वतंत्र है बिल्कुल, समझ गए ना। और जो व्यय है विनाशो व्यय है, उसे संभव परिवर्जितो, उसे उत्पाद की अपेक्षा नहीं। अब इतने अत्यंत परस्पर निरपेक्ष उत्पाद और व्यय को केवली के अलावा एक समय में स्वतंत्र कौन जान सकता? अब प्रश्न समझ में आ रहा? ये महिमा किसकी हुई, ज्ञान की या ज्ञेय की? केवली परमात्मा ने फरमाया कि जो भव है, उत्पात है, वह भंग विहीणो, उसको व्यय से कोई मतलब नहीं, उसकी अपनी मौलिक सत्ता है। और जो व्यय है उसको उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी मौलिक सत्ता है। भाई साहब क्लियर हो? अब प्रश्न ये है कि हमसे पूछा जाए कि इसमें हमारे पास धागा तो है कथड़ी सिलने का, कथड़ी समझते हो, बोरे सिलने के, वो सुतली, ठीक है ना, और सुई ली नैनो टेक्नोलॉजी की, जिसका छेद माइक्रोस्कोप से देखो तो समझ में आ, इन आंखों से दिखे ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास पकड़ में क्या आता है, एक समय भी पकड़ में नहीं आता। अनेक समय का समुदाय जो स्थूल विभाव व्यंजन पर्याय है उसको हम पकड़ पाते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय को तो हम पकड़ भी नहीं पाते। कब क्या हुआ हम पकड़ नहीं पाते। हमारी स्थिति सोचो, कितना दिखता है हमें। कभी कभी कुछ लोग, पहले ऐसा होता था कि खूब पढ़ते, अब मेरे को क्या आदत थी, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था डबल ए में, तो सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पहुंच जाऊं। अब 10 बजे से क्लास शुरू होना है तो 7 से 10 अपना पढ़ता रहूंगा, नोट्स बनाता रहूंगा, कुछ करता रहूंगा। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक क्लास होती थी, वो की, और उसके बाद सीधे घर तो जहां रुकते थे वहां जाके खाना बनाया, खाना खाया, फिर चले गए लाइब्रेरी, 5 बजे तक बैठे, फिर लिखते रहे, पढ़ते रहे, फिर चले आए। अब कुछ दिन बाद मुझे लगा कि चक्कर क्या है, सर जो बोर्ड पे लिखते हैं तो मुझे विजुअल नहीं हो रहा, सर थोड़ा क्लियर लिखो। अच्छा, इज्जत सब अध्यापक करते थे तो उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर लिखा है मैंने, सब बच्चों से, वो सबको क्लियर है, जरा मुझे क्या हुआ? उन्होंने कहा जरा डॉक्टर से आई चेक। जब वहां गए और उसने चेक किया तो 2 बड़े बड़े अक्षरों के अलावा, जिसमें एक लेटर होता है और दूसरे में थोड़े छोटे 2 लेटर होते, उन 2 के अलावा तीसरे से पढ़ने ही नहीं आ रहा। अब डॉक्टर ने जब बताया, फिर उसने लेंस लगाना शुरू किए, सब दिख रहे। अब समझ में आया कि वस्तु में दोष नहीं था, वो तो सही सलामत थी, जो दोष तो यहां था। अब जो 6वीं लाइन का था, इतने इतने से 6 लेटर, कहां उतने ही साइज में 1 लेटर, और कहां उससे भी चौथाई साइज में 6 लेटर।
जब वो पढ़ लिए, हाँ मेरी आंखें ऐसी होगी। अब डिफरेंस समझ रहे? इससे महिमा किसकी आ रही है और कमी किसकी नजर आ रही है? ये वस्तु की महिमा की नहीं है। इलाज वस्तु में नहीं करना है, बोर्ड पे लिखने की स्टाइल नहीं बदलना है, लेटर की साइज नहीं बदलना है, तो मैं अपनी विजन को ठीक करना है। आचार्य कुंद कहते हैं कि हम तो बड़ी मुश्किल से इतना पकड़ पाते थे, इतनी व्याख्या वो भी टटोल के कर पाते थे कि इस पर्याय का व्यय माने अगली पर्याय का उत्पाद। अभी बड़े से बड़े विद्वान से पूछिए, इससे ऊपर व्याख्या बता नहीं सकते। अगली पर्याय का उत्पाद और इस पर्याय का व्यय, तो पूछना यह चाहता हूं कि इस पर्याय का जब उत्पाद हुआ था तो उसका क्षण कौन सा था? एक समय के दो टुकड़े थे क्या? कि नहीं? तो जब पहले समय में, उस समय में उत्पात हुआ था, तो व्यय कैसे हो जाए? अब हमारे सूरदास जैसा टटोलना शुरू हो गया। इस पर्याय का व्यय माने अगली पर्याय का उत्पात, और अगली पर्याय उत्पन्न हो गई माने इसका व्यय हो गया। दोनों इतरेतर आश्रय पे टटोल के बता रहे। भाई साहब तुम कौन हो? फला। कौन सा स्टेशन आया? फला आया। इसका मतलब फला निकल गया। आपकी भाषा में यही चलता भाई साहब, कि नहीं चलता? कभी नींद से उठे, कौन सा स्टेशन आया? अरे मेरा स्टेशन तो निकल गया। होता कि नहीं होता? तो हमने भी ऐसे ही समझा है कि इसका उत्पात हो गया माने पिछले का व्यय। ये क्षुद्र क्षयोपशम की विडंबना है, ये वस्तु स्वरूप की विडंबना नहीं। लेकिन यहां जो वस्तु स्वरूप की बारीकी बता रहे हैं, वो वस्तु स्वरूप की बारीकी के लिए नहीं बता रहे। यही चर्चा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में है, लेकिन वहां पूरी शैली भिन्न है, वहां उसका निष्कर्ष भिन्न है। वहां उसका निष्कर्ष ज्ञेय पे लगता है, यहां उसका निष्कर्ष ज्ञान पे लगता है। समझ रहे? ऐसा क्लियर समझ में आ रहा है। जब वो समझ दिखना शुरू हुआ लास्ट लाइन तक, अरे बाप रे, इतनी कमजोर आंख हो गई थी। कितना नंबर है? तो उन्होंने की -4.5। हे भगवान, अब टेंशन शुरू हुई। चश्मा कहां से बने, कौन खर्चा करे, कहां से आए? बड़ी मुश्किल से बनवा के लाए। गए बाजार में, कहा भैया सबसे सस्ता जो फ्रेम हो और सबसे सस्ता जो कांच हो वो लगा दो भैया, पैसे नहीं। तो उसने जो बना के दिया, सस्ते में तो वैसे ही आएगा, कांच की वजन भी भारी और फ्रेम भी एकदम ऐसे ही। अब वो देख के अब ये लगे कि मैं लगाऊं कैसे क्लास में, थोड़ा सा सौंदर्य बोध बाधित करे कि लोग क्या कहेंगे, और नहीं लगाऊं सामने दिखता नहीं कुछ कि वो क्या लिख रहे। बड़ी दुविधा। देखो, यदि हमें ज्ञेय की क्लैरिटी चाहिए तो ज्ञान का विजन जो है वह उतना क्लियर, उतना पावरफुल होना पड़ेगा, चाहे ओरिजिनली हो और चाहे किसी साधन से। किसी साधन से होगा तो वो परोक्ष हो, प्रत्यक्ष नहीं। और यदि प्रत्यक्ष चाहिए तो ओरिजिनली उतना डेवलप करना पड़ेगा। पॉइंट समझ गए? तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि देखो अभी भी चश्मे का नंबर तुम्हारा घट सकता है, सुधर सकती है आंख। क्या करो कि जब आध घंटा 1 घंटा पढ़ लो तो थोड़े ऐसे जोर से बंद करके बिना रगड़े ऐसे ऐसे झपझपाया करो। फिर पेंसिल ले लो, पेंसिल की नोक बिल्कुल नाक की सीध में यहां से ले जाओ, दोनों आंखों से उसे देखते रहो, ऐसे लाओ, उस पर नोक पर से नजर नहीं हटना चाहिए, दाएं बाएं नहीं घूमना चाहिए कि ये आंख की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम 10 बार रोज करो, धीरे धीरे तुम्हारा नंबर कम होगा। आंखों का अभी तुम एक ही जगह गड़ाए रहते, उसमें मूवमेंट नहीं करते, तो विजन को जोर कम और ज्यादा जोर नहीं, वो थक जाती है आंखें।
हमारे ज्ञान में क्या है? ये क्षयोपशम की व्यवस्था के कारण हम नहीं जान पाते। तो यहां आचार्य ने कहा कि जिन शासन की वस्तु व्यवस्था जैसी है, ज्ञान की परिणति भी स्वयंभू है। वह उसकी ऐसी ही सत्ता है, ऐसी ही वस्तु स्थिति है, ज्ञान में ऐसी ताकत है जो ऐसा दिखता है, ऐसा वस्तु स्वरूप जानने में आता है। ये महिमा ज्ञान की है, ये महिमा वस्तु की नहीं। भंग विहूणो भवो, व्यय रहित का उत्पात जो देख सकता है, जिसको व्यय की अपेक्षा नहीं है, उत्पात की मौलिक सत्ता जिसे ज्ञान में आती है, और जिसे व्यय की अपेक्षा नहीं है ऐसे उत्पात की सत्ता, और जिसमें व्यय उत्पात की अपेक्षा नहीं है ऐसे व्यय की सत्ता, जिस ज्ञान में निरपेक्ष भाव से, मौलिक रूप से स्पष्ट दृष्टिगत होती है, उसका नाम केवल ज्ञान है। अभी नीचे की चर्चा नहीं कर रहे, अभी इतना ही समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। नीचे की चर्चा में आप फिर डाइवर्ट, बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करके इस लेवल पे ला पाया हूं कि आपको वो इतने का अर्थ समझ में आने। प्रवचन सार में यही बड़ी खूबी या खराबी है। आचार्य क्या कहना चाहते हैं, जितने लोगों ने नई नई हेडिंग बदली है, रूपल बहन बहुत पूछती है इसकी हेडिंग क्या होगी, इसकी उत्थानिका क्या होगी। जो लोगों ने हेडिंगें बना दी ना, उन्होंने इसके अर्थ को आचार्य के अभिप्राय से दूर कर दिया। आप खुद पढ़ो क्या कहते हैं। कथंचित उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम चालोच्यते, कथंचित उत्पाद, कथंचित व्यय, कथंचित द्रव्य। भाई साहब, इसमें कहीं कथंचित शब्द है, स्यात् शब्द है? नहीं। क्या केवल ज्ञान के और दिव्य ध्वनि में स्यात् शब्द होता है? नहीं होता। आचार्य ने गाथा में उपयोग किया? नहीं किया। प्राकृत में आपको सिखा दूं, स्यात् के लिए सीए लिखते हैं। इसमें शब्द है कहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कह रहे? इसमें कथनचित वाली बात है कहां? जब कथनचित करोगे तो आप एक दूसरे पर आश्रित करोगे, कथनचित करोगे तो उत्पाद क्या है? पिछली व्यय पर्याय का व्यय, इसका मतलब इस पर्याय का उत्पाद। कथन तो ये होगा। जो वस्तु है उसमें कथनचित कैसे हो जाए? जो वस्तु है, जो पर्याय, जो उत्पाद है, वो उत्पाद है, उसमें कथनचित कैसे हो जाए? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ? ये जो चर्चा है यहां, इसको क्या कर दिया? स्वयंभुवस्यास्य, उस स्वयंभू के, स्वयंभू माने भगवान, यहां वो अर्थ नहीं है जिसकी भू यानी सत्ता स्वयं से सिद्ध है, जिससे अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। केवली का ज्ञान भी मुझे जाने, इतनी अपेक्षा भी जिसे नहीं है। नियम सार की चर्चा में और प्रवचन सार की चर्चा में क्या अंतर आ रहा है? वहां सारी बात कह रहे हैं, आपने कहा इसलिए मैं विश्वास करता हूं। यह ग्रंथ श्रद्धान को सम्यक बनाने का ग्रंथ नहीं है। परिपूर्ण निर्मल ज्ञान और परिपूर्ण निर्मल ज्ञेय, इन दो को जानो ताकि तुम्हारी ज्ञेय लुब्धता छूटे और सबसे उन्मुक्त होकर के तुम स्वरूप में स्थिर होने का छायक चारित्र की प्राप्ति कर सको। पॉइंट समझे? यह ग्रंथ इसका है। इस पूरे ग्रंथ में सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं, स्यादवाद की चर्चा नहीं, नयवाद की चर्चा नहीं है, लेकिन जितनी व्याख्याएं की गई
उनमें कहीं कथनचेत, कहीं स्यादवाद, कहीं कुछ, कहीं नए, ये सब लगा लगा के इस विषय को मूल प्रतिपाद्य से दूर कर दिया। आपको मेरे कहने में कितनी अहंकार लगे, मैं क्षमा मांगता हूं भैया। यदि आपको लगता है तो ठीक है, मैं गलत हूं, मान लेता हूं, पर पहले विचार तो करो कि आचार्य कह क्या रहे हैं। आचार्य ने चैप्टर का नाम क्या दिया है? जब पूरे 92 गाथाओं का एक शीर्षक है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें हम सिर्फ ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करेंगे और किसी की चर्चा नहीं करेंगे, तो उसमें आप ज्ञेय की बात लाए कहां से, ये बताओ मुझे। या तो आचार्य नाड़ी थे, या भुलक्कड़ थे, या तो उन्हें हेडिंग्स रखना सही नहीं आया, या वो भूल गए थे कि मुझे तो ज्ञान तत्व की चर्चा करना थी, मैं तो ज्ञेय तत्व की करने लगा। बताइए इनमें से कौन सा आरोप आचार्य कुंद पे लगाओगे आप? क्या कुंद इस कैलिबर के आचार्य हैं कि जिन पे आप कोई ऐसी आशंका भी कर सको स्वप्न में भी? मुकेश जी भाई साहब, यदि ऐसा नहीं है तो मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य ने होश हवास में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार जब नाम दिया, तो उसमें आप ज्ञान तत्व के अलावा ज्ञेय तत्व निकाल कहां से? डॉक्टर की मजबूरी है कि आपकी आंख सही है, वो उसको पढ़वा के ही जानेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है भाई साहब। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वो चूल्हा लाएगा, इसका मुंह किधर को है, इसका मुंह किधर को है, कुछ तो करेगा ना। वो आपकी नजर की स्पष्टता जांचना, वो ज्ञेय से जांचेगा, लेकिन उसे आपको पास फेल नहीं करना है। वो आपकी आंख की क्वालिटी, नजर की क्वालिटी, दृष्टि का पावर बताएगा। वो इलाज करेगा तो इसका करेगा, वो इलाज उस लिखे हुए का नहीं करेगा। ऐसे ही जब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है तो बात भले ही ज्ञेय की दिखे, लेकिन उससे आपको पढ़वाया जाए ज्ञेय को, लेकिन परखा जाए ज्ञान को। ये लिखने लायक पंक्ति है। जैसे एक नेत्र चिकित्सक ज्ञेय को, सामने वाली चीज को पढ़वाता है, लेकिन उससे वो क्या लिखा है ये नहीं पढ़ना, उसे सीखना नहीं है। आपको हिंदी आती है कि इंग्लिश आती है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ आपके ज्ञान के विजन, वो आंख के विजन की, आई विजन की पावर देखना चाहिए। उसको पढ़वा के पावर इसकी परखता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव इस प्रवचन सार में ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन में ज्ञेय की चर्चा करके ज्ञान की महिमा और गहराई को बता रहे। और लोगों से चूक क्या हुई है भाई साहब, कि उसको उन्होंने ज्ञेय की महिमा मान लिया। ऐसे अनाड़ीपन हो रहा है कि एक डॉक्टर से आंख चेक करवाने का, डॉक्टर साहब मैं पढ़ सकूंगा, चश्मा लगा के, हाँ पढ़ सकोगे भाई, उसने तो आंख चेक करना थी, पावर चेक करना था, उसने तुम्हें पढ़े लिखोगे चेक ही नहीं करना था, अब मैं पढ़ सकूंगा बिल्कुल। ये यार तो फालतू में लोग इतनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में परेशान करते, बच्चों को शुरू से चश्मा दे दे, वो पढ़ना सीख जाएंगे। अरे पागल, ये नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा मतलब ये नहीं था। पढ़ सकते हो माने तुम्हारी आई विजन ठीक है, इससे तुम्हें पढ़ाई लिखाई आ जाएगी, ये नहीं कहा। तुमने उसको ज्ञेयनिष्ठ मान लिया, जबकि मेरा प्रतिपादन जो था वो ज्ञाननिष्ठ था, ज्ञेयनिष्ठ नहीं था। इसलिए प्रवचन सार का अर्थ करने में अच्छों से चूक हुई। अब समझ में आ रहा क्या है अभिप्राय? आचार्य कर रहे हैं ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन, और हम समझ रहे हैं इसमें उत्पाद व ध्रुव की चर्चा। यह उत्पाद व ध्रुव की चर्चा नहीं है। प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें एक समय में उत्पाद और व्यय समझ में आते हैं? एक समय से छोटा कोई पार्ट होता है? नहीं होता।
तो तुम्हें उत्पाद व्यय दो समय में होना चाहिए कि एक समय में, कि एक में उत्पाद और एक में व्यय। अरे कई लोग यही कहते हैं, भाई साहब पूछो हमारे अमित जी से, यही घेवरा मोड़ पे आत्मार्थी ट्रस्ट में ये सुने बैठे हो और मैं सुने बैठा हूं। समझ में आया ना? गुजरात के एक पंडित थे प्रतिष्ठाचार्य, खुल के यही बोले, अब इससे अधिक नहीं कहूंगा। समझ में आया? यही बोले और इसी गाथा पे बोले। इसलिए अब मुझसे और अधिक किसी के बारे में किसी हमारा कमेंट्स करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये विडंबना है। दो समय में उत्पाद व्यय बताया उन्होंने बाकायदा। क्यों? क्योंकि उत्पाद के लिए भी समय चाहिए और व्यय के लिए भी समय चाहिए, और एक समय के टुकड़े होते नहीं हैं, तो एक समय में दोनों कैसे हो जाए? अरे तुम्हारे ज्ञान में परखने की क्षमता नहीं है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि उनकी व्याख्या भी तुम इतने तरह से नहीं कर सकते हो कि इसका व्यय हुआ तो इसका उत्पाद माना जाए, ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो जो उत्पाद है वो अपनी मौलिक सत्ता से है, स्वयंभू है, वो इस व्यय पर आश्रित नहीं। अगला स्टेशन भाई साहब जो आता है ना, वो अपनी मौलिक सत्ता है, पिछला स्टेशन निकलने से अगला स्टेशन नहीं आता। लेकिन हर ट्रेन में बैठने वाला यही कहता है, फला स्टेशन निकल गया, अब मेरा आने वाला। कैसे जाना मेरा आने वाला? वो निकल गया ना। बताओ यही कहते हो कि नहीं कहते? झूठ कह रहा हूं तो कहो, सब यही कहते। उसके बाद में ये बात कह रहा हूं, समझ रहे कि ये स्टेशन की अपनी सत्ता है। तुम अपने क्षोभसम ज्ञान में पहचानने के लिए, सामान उठा के गेट पे पहुंचने के लिए इस सब का प्रयोग करो, लेकिन वस्तु स्वरूप में ऐसा इतने तराश्रयपना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरी साइड से आते हो तो जहां तुम उतर रहे ना, वो निकलने के बाद ये आता, या इसके निकलने के बाद वो आ रहा, वहां से इसके निकलने के बाद ये आएगा। क्यों? दोनों की अपनी मौलिक सत्ता है। तुम पराधीन घूम रहे हो, तुम अपनी दिशा, जाने की दिशा के कारण इनसे पहचान रहे हो। ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। दोनों स्टेशन, दोनों जगह किसी की आश्रय के बिना अपनी मौलिक सत्ता से स्वयंभू विराजते। अब समझ में आ रहा स्वयंभू शब्द का अर्थ? और जो इन नगरों को जानते हैं वो इनको अलग अलग जानते हैं। इसके कारण वो नगर और उसके कारण ये नगर ऐसा नहीं जानते। क्या? सामान समेटने के लिए उपयोगी है। फला स्टेशन निकल चुका, सामान समेटो, चलो उठ जाओ, पैकिंग करो। ये तुम्हारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था माने मजबूरी, और व्यवस्था माने वस्तु स्वरूप। आप अपनी व्यवस्था को व्यवस्था पे लागू करते हो, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या? आप अपनी व्यवस्था को, आपके पास कमजोरी है ज्ञान की, क्षोभसम की, उसको आप व्यवस्था पे लागू करते हो कि इसके एक समय में दोनों कैसे हो जाएंगे। ये बड़ा ही विचित्र अपराध है। अपराध शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का भी अपराध है, और गे के बारे में गलत बोलना तो गे को भी ये स्वीकार नहीं। अरे आपको नहीं आता तो नहीं आता, अपनी गलती मानो, मुझे क्यों गलत बता रहे? क्या? किसी ने चश्मा गलत लगा लिया, अगला आदमी टेढ़ा नजर आ रहा है। ऐसे ऐसे भी चश्मे होते हैं कि आदमी उल्टा नजर आ रहा है, पैर ऊपर और सिर नीचे। ऐसा हो जाए तो वस्तु में दोष है कि दृष्टि में दोष है? चश्मे में दोष है। खराबी चश्मे की, दोष दे रहे। एक महानुभाव पहुंचे किसी के यहां, ताऊ, उन्होंने दूध मांगा, दूध आया, उन्होंने लेके ढोल दिया। क्यों? उसमें मक्खी पड़ी थी। अब वो घर के लोग दोबारा ले आए, दूसरा गिलास ले लो, उन्होंने वो भी ढोल दिया, मक्खी पड़ी।
तुम लोग मक्खी डाल के ला रहे। तो वहां बच्चा खड़ा था कि ताऊ मक्खी दूध में नहीं है, तेरे चश्मे पे बैठी है, उड़ाना चश्मे से है, तू खाम खाम में दूध ढोले जा रहा, तुझे दूध में दिख रही है, क्या करें, दूध के गिलास में और तेरी नजर के बीच में मक्खी बैठी है। तू मक्खी का ज्ञान उस दूध की छवि के ऊपर कर रहा है। ऐसे ही तेरी परिणतियों में विकार रूपी जो मक्खी बैठी है ना, उससे तुम वस्तु स्वरूप को विकृत देखते हो। वस्तु स्वरूप विकृत नहीं है ना, ज्ञान का स्वरूप विकृत है। तुम्हारे देखने का एंगल गलत है। भंग विहूणो भवो, उत्पाद जो है उसको वे की अपेक्षा नहीं, वे जो है उसे उत्पाद की अपेक्षा नहीं है। आप तीन काल में छद्मस्त ज्ञान समझ नहीं सकता, लेकिन इतना तो समझ सकते हो कि इतनी क्षमता जिसकी है उसका नाम केवली और केवल ज्ञान है। कई देशों की टोटल जीडीपी जितनी नहीं होती है, उतने कुछ रईस एक दिन में एक पार्टी में उड़ा देते हैं। दुनिया में कई बहुत छोटे छोटे देश भी हैं ना, गरीब, अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में, जिनकी एनुअल जीडीपी इतनी नहीं होती है, सकल घरेलू उत्पाद इनकम इतनी नहीं होती है देश की, जितने कुछ रईस लोग एक दिन की पार्टियों में उड़ा देते हैं। अब उन्हें गरीबी कैसे समझ में आए और ये गरीब रईसी कैसे समझे? दोनों को एक दूसरे के लेवल पे आना पड़ेगा। उन रईसों को घुमाओ उस देश में, उन देशों में कि तुम इतने आवारागर्दी में जो खर्च करते हो, देखो उससे कितने लोग इंसान जीवित रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, तुम व्यर्थ में लुटाते हो। शायद ये भी सुधर जाए। और इनको भी बताओ कि वास्तव में इस दुनिया में सब गरीब नहीं है, तुम गरीब हो तो रईसी क्या होती है। तुम आके देखो एक दिन की पार्टी और उसका खर्चा, तो तुम्हारे दिमाग के भी सारे स्क्रू सही हो जाए। हम केवली की नजर से देखना शुरू करें। तुम नहीं देख सकते भंग विहीन भव को, और विनाश विहीन संभव परिवर्जितो विनाशो, इनको तुम नहीं देख सकते, लेकिन केवली देख सकते हैं। उनके ज्ञान में प्रति समय झलकता है। तो प्रतिपादन कैसे करें हम? दूसरी समस्या प्रतिपादन कैसे करें हम? वे कैसे बताएं, उत्पाद कैसे बताएं हम? पुनः चूंकि वचन सामर्थ्य अत्यंत सीमित है हमारी, हम एक दूसरे पर आश्रित कर देते हैं कि इसका व्यय माने इसका उत्पाद, इसका उत्पाद माने उसका व्यय। ये वचन व्यवस्था पूरी जिनवाणी में पहली बार लिखी मिल रही है। भंग विहूणो या भवो, संभव परिवज्जितो विनाशो ही। ये उत्पाद अपनी मौलिक सत्ता रखता है और व्यय अपनी मौलिक सत्ता रखता है। दोनों एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं रखते, और जब वस्तु को अपेक्षा नहीं है तो उसकी अपेक्षा बोलने वाले आप कौन होते? आप अपनी विवक्षा अपने घर में रखिए। वस्तु ने मांगी आपसे व्यवस्था, उसने चाही। यदि आपको सत्य बोलना है तो सत्य के अनुरूप बोलना पड़ेगा। उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, द्रव्य भी सत्य है। ये इसका सत्य क्या है? उत्पाद का सत्य कि भंग विहूणो, व्यय की अपेक्षा नहीं रखता, ये उत्पाद का सत्य। व्यय का सत्य क्या है? कि संभव परिवज्जितो, उसे उत्पाद की चिंता ही नहीं है, वो अपने आप में मौलिक सत्ता रखता है। भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पर जिसको समझ में आ रहा है ना, उसका नाम केवली।
आई डोंट नो कितना क्लियर आपको हुआ, पर मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। समझ में आया? कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये विषय यदि क्लियर हो जाए, अभी ये चीज तो अलग ही है, थिधि संभावना से संभाव, ये एकदम डिफरेंट मैटर है, इसलिए आज शुरू नहीं कर रहा हूं। क्या एक वस्तु में त्रैविध्य, और वो भी अबाधित, अबाधित माने बिना एक दूसरे से बाधित नहीं आया। ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समाप्त करूंगा, उसकी चर्चा बाद में करूंगा, पर अभी एक संकेत दे रहा हूं। एक पिक्चर में एक हीरो, एक विलेन, एक हीरोइन, उस हीरोइन के साथ दुर्व्यवहार किया विलेन ने, उसने उसको गाली दी, वो भला बुरा कहा, चिल्लाई, तो वो हीरो आया, उसने उसको मारा पीटा, 100 गालियां उसने भी दी, दुर्दशा की, पुलिस से पकड़वा के जेल भिजवाया, और उसने हीरोइन का मन जीत लिया। तालियां पिट गई। एक 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद आपको उसकी प्रीमियर पार्टी में ले जाके बिठा दिया गया, तो वो जो हीरोइन गाली दे रही थी ना, और इस हीरो को कह रही थी, वो विलेन के बगल में बैठी थी, बड़े आराम से बाएं में बाएं डाल। विल यू सी इट? विल यू बिलीव इट? आपको लगेगा 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद कि इसमें इतना अविरोध है। ये अगली जो पंक्ति है ना, वो ऐसी ही है। जो आपको पिक्चर में परम विरोधी नजर आते हैं, वो आपस में अत्यंत अविरोधी है। लेकिन ये विजन केवली का विजन है, छद्मस्त ये विजन नहीं रखता। आपको केवली बनना है तो अभ्यास आज से जानना, आज से सोचना, आपको केवलियों जैसा शुरू करना पड़ेगा। छद्मस्तों का विजन रखोगे तो आश्रव करोगे, बंद करोगे, मोक्ष के मार्ग पर। जो मोक्ष पहुंच चुके हैं उनसे अपना विजन मिलाइए, संसार में भटकने वालों से अपना विजन मत मिलाइए। इनका आउटलुक भिन्न है, इनका व्यू भिन्न है। आपको अपना व्यू, अपना मौलिक बनाना पड़ेगा। यदि आपको रोल मॉडल बनाना है तो केवली जैसा बनाओ, आप इन जैसा मत बनाओ। ये गाथा अब आपको समझ में आ रही कि केवल ज्ञान की गाथा है। अभी तक तो उत्पाद में ध्रुव की गाथा दिख रही थी। किसी भी बड़े से बड़े पंडित से पूछ लो, वो उत्पाद में ध्रुव की गाथा कहेगा। समझे? ये है प्रवचन सार, और ये है प्रवचन सार के समझने और समझाने की कला। आप अपना गोल फिक्स रखो, अधिकार का नाम तय रखो, आचार्य का दृष्टिकोण पिछली गाथा से तय रखो, तो आपको समझ में आएगा। और ऐसा ज्ञान भी स्वयंभू है, उसके लिए भगवान कोई कोशिश नहीं करते जानने की। ऐसा ज्ञान भी स्वयं अपने आप होता है, उसकी अपनी मौलिक सत्ता है। वो लोकालोक का उत्पाद व ध्रुव जानने जाते। ये केवली, कैवल्य और केवल ज्ञान की अद्भुत महिमा और अद्वितीय विभूति है। ये जहां समझ में आने लगी तो जगत का मोह रहेगा कहां? समझ गए? ये मोह के विनाश का एक अद्भुत तरीका है। आज समय हो गया विशेष चर्चा का।